देखो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे जो फॉस्फोराइलेशन साइट्स डेवलप हुई या फॉस्फोटायरोसिन की साइट्स डेवलप हुई, तो जनरली ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी इसकी नहीं होती है। इसका मतलब ये हो गया कि सिंगल रिसेप्टर अगर है तो ऐसा नहीं है कि खुद को ये फॉस्फोराइलेट करेगा। इस पॉइंट को हम आगे क्लियर कर दे रहे हैं। लिगैंड बाइंडिंग क्या करती है, रिसेप्टर डाइमेराइजेशन को प्रमोट करती है, यानी कि एक रिसेप्टर ये पूरा यहाँ पे है तो इसके बगल में भी एक और आरटीके आ जाएगा, उसका भी साइटोसॉलिक डोमेन होगा और इसका तो है ही है। ये एक दूसरे को फॉस्फोराइलेट करेंगे, यानी इसकी काइनेज एक्टिविटी बगल वाले की वो इस पर होगी और इसकी काइनेज एक्टिविटी बगल वाले पर होगी। तो दो रिसेप्टर्स हमको ड्रॉ करने पड़ेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, रिसेप्टर बनाना आसान है। दिस, उसके बगल में एक और रिसेप्टर आ गया। तो ये हो गया पहले रिसेप्टर का साइटोसॉलिक डोमेन, ये हो गया दूसरे रिसेप्टर का साइटोसॉलिक डोमेन। तो एक्चुअली में होगा क्या कि ये जो है इसको फॉस्फोराइलेट करेगा और ये जो है इसको फॉस्फोराइलेट करेगा। अब ये डाइमेराइजेशन कैसे होता है, तो एक्चुअली में लिगैंड बाइंडिंग जो है वो प्रमोट करती है डाइमेराइजेशन को। इनके पॉइंट्स अगर हम आपको बता दें, सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर कोई सिग्नल मॉलिक्यूल नहीं है, इफ देयर इज नो सिग्नल मॉलिक्यूल, तो उस केस में क्या होगा कि मैक्सिमम जो आरटीकेज हैं, मोस्ट आरटीकेज एग्जिस्ट एज मोनोमर, तब ये डाइमेराइज नहीं होंगे। और इस कंडीशन में जो इनकी इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिविटी है या इंट्रिंसिक जो टायरोसिन काइनेज डोमेन है, जिसको हम साइटोसॉलिक डोमेन कह रहे हैं, वो इनएक्टिव स्टेट में रहता है। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, जब लिगैंड बाइंडिंग होगी उसी के बाद ये एक्टिवेट होगा। लेकिन अगर लिगैंड आ गया, सिग्नल मॉलिक्यूल या इसी को हम क्या कह रहे हैं, लिगैंड, तो जब लिगैंड बाइंड करता है, व्हेन लिगैंड बाइंड्स टू आरटीके, तब क्या होता है, उस केस में डाइमेराइजेशन ऑफ आरटीकेज टेक्स प्लेस। तो दो रिसेप्टर्स जो है वो एक दूसरे के पास पास आते हैं, और इसकी वजह से होता क्या है, द टू cytosolic domains of two RTKs phosphorylate each other, एक दूसरे को फॉस्फोराइलेट कर देंगे, और फॉस्फोराइलेशन से फॉस्फोटायरोसिन डॉकिंग साइट क्रिएट हो जाएगी और फिर जो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन्स हैं वो यहाँ पे डॉक करेंगी और फर्दर जो है सिग्नल को रिले करेंगी इनसाइड द सेल। लेकिन इसमें भी वेरिएशन होता है, लिगैंड बाइंडिंग किस तरह से हो रही है इसमें भी वेरिएशन पॉसिबल है। तो वो वेरिएशंस क्या हैं वो हम देख लें। कुछ केसेस में, इन सम केसेस, लिगैंड इटसेल्फ इज अ डाइमर, यानी लिगैंड खुद ही डाइमर के फॉर्म में आता है। और जिससे होता क्या है कि सपोज लिगैंड कुछ ऐसा आया, कुछ इस तरह का था लिगैंड,
like this and this. तो ऐसी कंडीशन में होगा ये कि ये लिगैंड आके बाइंड करेगा, तो इसको बाइंडिंग के लिए दो लिगैंड बाइंडिंग साइट्स चाहिए ही चाहिए। तो डाइमेरिक लिगैंड इसको हम कह देंगे। तो उस कंडीशन में तो ऑटोमेटिकली ये एक एक पार्ट इसका इधर फिक्स हो जाएगा, दूसरा इधर फिक्स हो जाएगा, तो रिसेप्टर को भी डाइमेराइज होना पड़ेगा। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तो इन सम केसेस लिगैंड इटसेल्फ इज अ डाइमर एंड इट्स बाइंडिंग facilitates dimerization of RTK। ये काम तो हो गया। लेकिन अगर जो लिगैंड है वो मोनोमेरिक ही है, तो उस केस में क्या हो सकता है? तो इन अदर केसेस व्हेन लिगैंड इज मोनोमर या मोनोमेरिक, तो उस कंडीशन में हो ये सकता है कि टू लिगैंड्स interact simultaneously with two receptors या two RTKs to bring them together। तो अगर दो इंडिविजुअल लिगेंड्स आ रहे हों और एक साथ ही आ रहे हों, तो आने के बाद जब साथ में जुड़ेंगे तो इससे रिसेप्टर का डाइमराइजेशन जो है वो फैसिलिटेट होगा, तो फिर से डाइमराइजेशन हो जाएगा। इसके अलावा यानी कि अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिपेंडेंट बाइंडिंग ऑफ मोनोमेरिक लिगेंड्स, यानी अब साइमल्टेनियस बाइंडिंग नहीं हो रही है, अब इंडिपेंडेंट बाइंडिंग हो रही है मोनोमेरिक लिगेंड्स की, तो वो भी फैसिलिटेट करती है, ऑल्सो फैसिलिटेट्स आरटीके डाइमेराइजेशन। तो तीन के सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज? यस सर आ रही। थोड़ा चेंज हो गई होगी आवाज। ठीक है, कब से नहीं आ रही थी? अपार्ट फ्रॉम दिस। एक सेकेंड, अपार्ट फ्रॉम दिस, ओके। तो जो दो केस हमने बताए उसमें एक में तो ये लिगैंड डाइमर है, तो ये आरटीके का डाइमराइजेशन प्रमोट करेगा। दूसरे केस में लिगैंड मोनोमर है, लेकिन चूंकि दो लिगैंड एक साथ आ रहे हैं तो भी आरटीके का डाइमराइजेशन फैसिलिटेट होगा। लेकिन अगर दोनों लिगैंड जो है वो मोनोमेरिक हैं और अलग अलग आ रहे हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली आ रहे हैं, तो भी वो आरटीके के डाइमराइजेशन को फैसिलिटेट करते हैं। तो तीन अलग अलग केसेस यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा जो हमने डाइमेरिक लिगैंड यहां पे बनाया था, इसका अगर हम आपको एक एग्जांपल दे दें, तो जो इंसुलिन होता है, तो यहां पे या इंसुलिन, एक्चुअली में हम लिगैंड की बात नहीं करेंगे, इंसुलिन के रिसेप्टर की बात करेंगे, तो ये अलग से मेंशन करना ज्यादा सही होगा। इंसुलिन रिसेप्टर is always
ए डाइमर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इंसुलिन रिसेप्टर जो है हमेशा डायमेरिक फॉर्म में ही रहेगा, तो वहां पे डायमेराइजेशन प्रमोट करने की, फैसिलिटेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये पॉइंट थोड़ा अलग से आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है उसको भी आप लोग देखें, और उसके नीचे जो कमेंट्री लिखी होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस्प होती है, डायग्राम को पूरी तरह से एक्सप्लेन करती है। हम शेयर कर देंगे, अभी जब नोट्स शेयर करेंगे तो उसमें दूसरी बुक का एल्बर्ट से भी शेयर कर देंगे। अब देखो, अब क्या समझना है हमको बेसिकली, ये कि फॉस्फोराइलेशन जो हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन वो क्या करता है, इट क्रिएट्स फॉस्फोटाइरोसिन डॉकिंग साइट्स। बता चुके हैं, लेकिन ये पॉइंट फिर से हम आपको बता रहे हैं। तो होता क्या है कि ये जो फॉस्फोटाइरोसिन बाइंडिंग या डॉकिंग साइट्स क्रिएट हो रही हैं, इससे क्या होगा, here binding of intracellular signaling proteins occurs। ये भी पॉइंट हम बता चुके हैं आपको, लेकिन क्यों दोबारा बता रहे हैं, अभी आता है। इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग प्रोटीन्स जो है वो फॉस्फोटाइरोसिन डॉकिंग साइट पे बाइंड करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है इन सिग्नलिंग प्रोटीन्स के पास इस फॉस्फोटाइरोसिन डॉकिंग साइट से बाइंड करने के डोमेन्स होने चाहिए, तभी ये जाकर के बाइंड कर पाएगी उन फॉस्फोटाइरोसिन साइट्स पे। तो ये जो प्रोटीन्स होती हैं, दे कंटेन हाईली कंजर्व्ड फॉस्फोटाइरोसिन बाइंडिंग डोमेन्स। अब हाईली कंजर्व्ड का मतलब आप समझ ही रहे हैं, इसमें कुछ बताना नहीं है। इसका मतलब कि राइट फ्रॉम द प्रिमिटिव यूकैरियोट्स टू एडवांस्ड वन सेम ही रहेंगी ये डोमेन्स। अब ये जो फॉस्फोटाइरोसिन बाइंडिंग डोमेन्स हैं, ये दो टाइप की हो सकती हैं। एक तो SH2 डोमेन हो सकता है। SH2 पहले बता चुके हैं, SRC होमोलॉजी 2 डोमेन। SRC स्टैंड्स फॉर सार्कोमा, अगर आपको याद हो तो। और जो दूसरा डोमेन होता है वो होता है PTB डोमेन। PTB डोमेन, PTB सिंपल, इट्स फॉस्फोटाइरोसिन बाइंडिंग डोमेन। अब इसमें एक पॉइंट और है, वो ये है कि जो SH2 डोमेन है ये ज्यादा कॉमनली प्रेजेंट होता है इन द इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन, और जो PTB डोमेन है वो रिलेटिवली लेस कॉमन है। तो ये दो डोमेन्स हो गए, और इन्हीं डोमेन्स की हेल्प से, तो या तो SH2 डोमेन होगा उस प्रोटीन में या फिर PTB डोमेन होगा। तो जो भी डोमेन हो उसकी हेल्प से वो फॉस्फोटाइरोसिन डॉकिंग साइट पे बाइंड कर जाएगी। बाइंड करने के बाद जब रिले होगा, सिग्नल ट्रांसमिट होगा फर्दर डाउनस्ट्रीम, तो अब हमको अलग अलग पाथवेज देखने के लिए मिलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग प्रोटीन जो है वो
बाइंड कर रही है। तो अब वो कौन कौन से पाथवे हमको मिल सकते हैं उसका एक बार जिक्र कर लेते हैं। तो देयर आर 3 major pathways that can relay या transduce signals from the activated RTK। और इसमें अगर हम थोड़ा सा बढ़ा दें, बाय हेल्प ऑफ इंट्रासेल्यूलर सिग्नलिंग प्रोटीन्स। तो वो 3 पाथवेज, मेजर पाथवेज कौन कौन से हैं? सबसे पहला है रास मैप काइनेज पाथवे, दूसरा है IP3 डैग पाथवे, और तीसरा जो पाथवे है वो है PI3 काइनेज पाथवे। तो ये सारे पाथवेज कब स्टार्ट होंगे? जब आरटीके एक्टिवेट हो चुका है। एक्टिवेट कैसे हुआ आरटीके? लिगैंड के बाइंडिंग की वजह से। लिगैंड बाइंडिंग से क्या हुआ? एक्टिवेट होने के बाद आरटीके ने, एक मोनोमर ने दूसरे मोनोमर को फॉस्फोराइलेट किया। फॉस्फोराइलेशन से फॉस्फोटायरोसिन डॉकिंग साइट्स क्रिएट हुई। उन डॉकिंग साइट से ये इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन्स अपने SH2 डोमेन या PTB डोमेन के हेल्प से उससे बाइंड की, और बाइंड करने के बाद फिर ये इन तीनों में से कोई पाथवे स्टार्ट हुआ होगा। दैट डिपेंड्स कि कौन सी सिग्नलिंग प्रोटीन बाइंड कर रही है। इन तीनों पाथवेज को एक एक करके अब हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास रास मैप काइनेज पाथवे। रास मैप काइनेज पाथवे। तो रास मैप काइनेज पाथवे में बेसिकली क्या होता है? सबसे पहली चीज तो आप जान लीजिए क्या रास है क्या मैप है। तो रास जो होता है ये इट इज एन इंट्रासेल्यूलर, जाहिर सी बात है कोई इंट्रासेल्यूलर प्रोटीन ही होगी। तो इट इज एन इंट्रासेल्यूलर मोनोमेरिक GTPase switch protein, इंट्रासेल्युलर मोनोमेरिक GTPase switch protein। करेगी क्या रास? इसका काम है इट ट्रांसड्यूसेस the signals from वेरियस RTKs, अलग अलग RTKs से ये सिग्नल को ट्रांसड्यूस करेगी या रिले करेगी डाउनस्ट्रीम। रास का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। इट्स नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम रैट सार्कोमा वायरस। और ये बेसिकली क्या है? इट इज अ फैमिली, ये वायरस प्रोटीन कह दें इसको, ठीक है, ब्रैकेट में तो हम लिख ही रहे हैं वो चीज। फैमिली ऑफ रिलेटेड प्रोटीन्स ह्यूमंस की अगर बात करें हम, क्योंकि पहले रैट में डिस्कवर हुई ये प्रोटीन तो इसलिए नाम उस हिसाब से पड़ गया। ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो 3 मेजर टाइप की रास प्रोटीन्स ह्यूमंस में है। यानी इन ह्यूमंस देयर आर 3
यहाँ 3 का खेल बहुत चल रहा है, 3 3 3 ही चल रहा है सब। तो इन ह्यूमंस देयर आर 3 मेजर क्लोजली रिलेटेड RAS प्रोटीन्स, और वो 3 RAS प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली है HRAS, देन वी हैव KRAS एंड देन वी हैव NRAS। तो RAS का तो हमने बता दिया, बाकी H स्टैंड्स फॉर दिस हार्वे, K स्टैंड्स फॉर कर्स्टेन एंड N स्टैंड्स फॉर न्यूरोब्लास्टोमा। नाम है, बस ऐसे ही फुल फॉर्म बता दिया आपको, ये साइंटिस्ट के नाम है, और ये न्यूरोब्लास्टोमा आप जान रहे हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ कैंसर। तो ये 3 टाइप के हैं। अब ये जो रास प्रोटीन होती हैं, ये कहाँ पे पाई जाती हैं? तो नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि दे आर प्रेजेंट एट साइटोप्लाज्मिक फेस ऑफ द मेम्ब्रेन। तो जाहिर सी बात है, अगर इसको डॉक करना है फॉस्फोटायरोसिन रेसिड्यू पे, फॉस्फोटायरोसिन डॉकिंग साइट पे, तो साइटोप्लाज्मिक फेस या साइटोसोलिक फेस की ही तरफ इसको होना चाहिए, वो गेस भी कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि दे आर कोवेलेंटली अटैच्ड टू लिपिड, यानी कि ये क्या है? बेसिकली लिपिड लिंक्ड प्रोटीन्स हैं। ये लिपिड लिंक प्रोटीन्स हैं। अब ये करती क्या है रास बेसिकली? तो देखिए, उसको समझने के लिए जैसे मान लो कि ये हमने बनाया रास, ये हो गई हमारी रास प्रोटीन। रास प्रोटीन की कहानी ये है कि ये जीटीपी बाउंड स्टेट में भी रह सकती है और जीटीपी बाउंड स्टेट में भी रह सकती है। तो एक जगह हम इसको जीटीपी से बाउंड स्टेट में दिखा दे रहे हैं, और दूसरी जगह ये जीटीपी से बाउंड स्टेट में है। चेंज कर देते हैं कलर, दिस इज जीटीपी। रास, तो इन दोनों स्टेट में ये साइकिल करती रहती है। तो यहां से इसमें और यहां से इसमें, इस तरह से इसकी साइकिलिंग चलती रहती है। अब ये जो रास जीडीपी बाउंड स्टेट में है, ये बेसिकली क्या होती है? इनएक्टिव। तो इनएक्टिव रास। और जब ये जीटीपी बाउंड स्टेट में रहती है तो एक्टिव हो जाती है, एक्टिव रास। लेकिन एक्टिव ये ज्यादा देर तक नहीं रहती है, ओनली फॉर अबाउट 1 मिनट। लगभग 1 मिनट के लिए ये रास प्रोटीन जो है वो जीटीपी से एसोसिएट होती है या एक्टिव फॉर्म में अपने आती है। तो अब देखिए, एक चीज और समझ लीजिए कि ये जो साइक्लिंग हो रही है, इनएक्टिव से एक्टिव, फिर एक्टिव से इनएक्टिव, इसको असिस्ट करने के लिए 2 प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। और कौन सी 2 प्रोटीन्स? तो एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं GEF। GEF, इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। ये GEF प्रोटीन जो है, ये जब रास जीडीपी से बाइंड करेगी, तो बाइंड करने के बाद इट प्रोमोट्स डिसोसिएशन ऑफ जीडीपी फ्रॉम दी रास। तो यहां से क्या होगा कि
जीडीपी जो है वो डिटैच होके ऐसे निकल जाएगा। तो जीईएफ का फंक्शन भी यहां पे हम लिख दें, इट प्रोमोट्स डिसोसिएशन ऑफ जीडीपी फ्रॉम रास। तो बाइंड की और इसने जीडीपी को निकाल दिया। जैसे ही रास से जीडीपी अलग हुआ तो होता यह है कि सेल के अंदर एट अ गिवन टाइम जीटीपी का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो ये जीटीपी है, ये जीटीपी है, ये जीटीपी, खूब सारे जीटीपी मॉलिक्यूल्स इन जनरल प्रेजेंट रहते हैं। तो हायर कंसंट्रेशन देन जीडीपी, तो होगा ये कि ये जीटीपी जो है ये इस, अब चूंकि रास फ्री हो गई जैसे ही जीडीपी डिसोसिएट हुआ इससे, तो उससे ये जीटीपी आके बाइंड कर जाएगी। और ये जो प्रोसेस होती है बाइंडिंग की, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, स्पॉन्टेनियस बाइंडिंग टू फ्री रास। स्पॉन्टेनियसली, चूंकि ऑलरेडी ज्यादा कंसंट्रेशन से बाइंड कर जाएगी। अब हमने कहा कि बाइंडिंग के बाद रास एक्टिवेट हुआ, लेकिन ये काम सिर्फ 1 मिनट तक के लिए होगा। तो 1 मिनट बाद क्या हो जाएगा? 1 मिनट बाद लगभग होता ये है कि, अच्छा कलर चूज करेंगे वाला, ठीक है, एक और प्रोटीन आती है जिसको हम कहते हैं गैप। ये गैप प्रोटीन जो है ये बाइंड करती है रास जीटीपी से। रास जीटीपी से बाइंड कर, एक्चुअली में गैप का काम क्या होता है? गैप का काम होता है कि इट एक्सेलरेट्स GTPase एक्टिविटी ऑफ रास। तो गैप जो है रास जीटीपी कॉम्प्लेक्स से बाइंड करेगी, और बाइंड करेगी तो रास की जो इंट्रिंसिक जीटीपीएज एक्टिविटी है उसको ये एक्सेलरेट करेगी। इसका मतलब अब रास जो है अपने से एसोसिएटेड जीटीपी को हाइड्रोलाइज कर देगा, और जब हाइड्रोलाइज कर देगा तो जीटीपी यहां से डिसोसिएट हो जाएगी। इस तरह से हम अगर दिखा दें समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जीटीपी निकल गई, या जीटीपी का डिसोसिएशन, एक्चुअली में तो ये जीटीपी जो है वो जीडीपी और फॉस्फेट में टूट जाएगा, लेकिन हम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा दे रहे हैं। तो दिस डिसोसिएशन इज ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ गैप। गैप की बाइंडिंग की वजह से ये डिसोसिएशन, और अब रास जो है वो वापस से जीडीपी से बाइंड कर जाएगी, इनएक्टिव स्टेट में अपने चली जाएगी। ये साइकिल बड़ी तेजी से चलती रहती है। तो ऑल्दो हायर कंसंट्रेशन है जीटीपी का, लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहां से फ्री होने के बाद फिर से ये जीटीपी से ही जाके जुड़ जाए। देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि जीडीपी बाइंड करे और वापस से ये इनएक्टिव स्टेट में अपने कन्वर्ट हो जाए। तो इसका मतलब कि ये जो पूरी रास साइकिल है, दिस इज रास साइकिल, इसको असिस्ट करने के लिए हमको 2 प्रोटीन्स की और रिक्वायरमेंट है, जीईएफ एंड गैप। अब ये सब तो हमको समझ में आ गया कि चलो रास जीडीपी जो है इनएक्टिव है, रास जीटीपी एक्टिव। इससे फायदा क्या हो रहा है, क्या ये रास साइकिल कर रही है? तो अब हम आते हैं कि देखते हैं कि सिग्नल के रिले करने में या सिग्नल को ट्रांसड्यूस करने में इस रास साइकिल का क्या रोल है।
सो लेट्स सी। उसके लिए हमें डायग्राम की हेल्प लेनी है। तो सपोज करिए कि ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये रिसेप्टर जो है डायमेरिक फॉर्म में इस तरह से, इसी के बगल एक और रिसेप्टर है। ये दो रिसेप्टर्स हो गए और एक दूसरे को फॉस्फोराइलेट भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फॉस्फेट, यहाँ फॉस्फेट जुड़ गया। जाहिर सी बात है इनके ऊपर ये लिगैंड भी मौजूद होना चाहिए, तभी ये काम सब होगा। एक्टिवेटेड आरटीके है ये। तो ये हमारे पास हो गए, दीज आर डायमेरिक रिसेप्टर्स। ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बाहर का हिस्सा है और ये साइटोसॉल का हिस्सा है। रास हमने आपको बताया था कि एक किस कलर से बनाए थे रास को, ब्लू था शायद, अच्छा बैंगनी था। रास जो है हमने आपको बताया था कि लिपिड से लिंक थी, तो चलो यहाँ पे लिंक्ड है ये रास, ये हो गई हमारी रास। और इनएक्टिव स्टेट में जब है रास तो इसका मतलब कि ये किससे एसोसिएटेड होगी, जीडीपी से। तो ये रास जो जीडीपी से बाउंड है ये अभी इनएक्टिव स्टेट में। अब अगले स्टेप में क्या होना है, लेट्स सी। नेक्स्ट स्टेप में एक एडाप्टर प्रोटीन इससे इस फॉस्फोटायरोसिन रेसिड्यू को रिकॉग्नाइज करेगी। तो समझिए एक प्रोटीन होती है GRB2 एंड व्हाट इज दिस, इट इज एन एडाप्टर प्रोटीन। तो ये क्या कर रही है, इट इज रिकॉग्नाइजिंग और इट रिकॉग्नाइजेस फॉस्फोटायरोसिन डॉकिंग साइट, और इस फॉस्फोटायरोसिन डॉकिंग साइट ये जो हमने बनाया यहां पे, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए इसके पास एक SH2 डोमेन होता है जिसका हम जिक्र पहले ही कर चुके हैं। तो बाय इट्स SH2 डोमेन, तो ये GRB2 प्रोटीन जो है वो इस फॉस्फोटायरोसिन रेसिड्यू से जाके बाइंड करेगी विद द हेल्प ऑफ इट्स SH2 डोमेन। और इसके बाद यानी कि आफ्टर बाइंडिंग टू डॉकिंग साइट लिख दे रहे हैं सिंपली, डॉकिंग साइट GRB2 रिक्रूट्स SOS प्रोटीन, और ये SOS प्रोटीन बेसिकली क्या है, GEF। तो इस SOF प्रोटीन को रिक्रूट करेगी ये GRB2 जब एक बार ये जाके अपने खुद से डॉकिंग साइट पे बाइंड कर जाएगी। अच्छा, ये जो रिक्रूटमेंट होता है SOS प्रोटीन का, उसके लिए इस GRB2 के पास दूसरे डोमेन्स होते हैं। तो बाय हेल्प ऑफ दी हटा दें यहाँ पे, बाय हेल्प ऑफ 2 SH3 डोमेन्स प्रेजेंट, अब प्रेजेंट ऑन इट लिख देंगे तो कंफ्यूजन ना हो जाए कि क्या SOS प्रोटीन में है ये SH3 डोमेन या GRB2, तो नाम ही लिख देते हैं प्रेजेंट ऑन
GRB2 प्रोटीन। तो ये जितनी बातें हमने लिखी हैं इसको विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हम नेक्स्ट आपको समझा दे रहे हैं। फिर से वही है कि मेम्ब्रेन बनेगा और ये रिसेप्टर बने लाइक दिस, और अब यहाँ पे फॉस्फोटायरोसिन डॉकिंग साइट जो है दिस, इस डॉकिंग साइट से आके बाइंड कर गई हमारी GRB2 प्रोटीन। सो दिस इज GRB2, और बाइंड करने के बाद ये GRB2 क्या करेगी, इट विल रिक्रूट SOS प्रोटीन। तो इस बाइंडिंग साइट को हम क्या कह देंगे, दिस बाइंडिंग साइट इज बेसिकली, या यहां पे होगा SH2 डोमेन, और SOS से जो इस GRB की बाइंडिंग हो रही है, तो ये एक ये दिखा दे रहे हैं, दूसरा ये दिखा दे रहे हैं, ये दोनों क्या हैं, दीज आर SH3 डोमेन्स। तो इतना काम हो गया। जाहिर सी बात है लिगेंड तो इससे अटैच रहेगा ही, यहां पे भी और यहां पे भी लिगेंड अटैच्ड है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसी के आगे इस तरह से बता दे रहे हैं, एक डायग्राम और सिंपल। अब नेक्स्ट स्टेप में होना ये है, इस स्टेप में क्या होगा, इस पॉइंट को यहां पे हम मेंशन कर दे रहे हैं कि ये जो SOS, अच्छा यहाँ पे वो वाला हमने अभी उसको भी बना ही दें, तभी वो कंफ्यूजन क्लियर होगी। कंफ्यूजन क्या होगी, तो ठीक है, यहाँ पे याद करिए कि मेम्ब्रेन से रास प्रोटीन अटैच थी, और इस कंडीशन में ये रास प्रोटीन जब इनएक्टिव फॉर्म में थी तो बेसिकली ये GDP से बाउंड थी। जब SOS प्रोटीन को रिक्रूट कर लिया GRB2 ने, तो इनमें क्लोज प्रॉक्सिमिटी आ गई। और SOS बेसिकली है क्या, हमने आपको अभी बताया कि SOS जो है वो एक GEF प्रोटीन है, और GEF के बारे में आपको मालूम है कि ये क्या करती है। GEF जो है GDP को रिमूव करती है, ये देखो साइकिल वाला पार्ट। तो GEF जैसे ही रास GDP से बाइंड करती है, ये GDP को के डिसोसिएशन को प्रमोट करता है, और ये GEF क्या है, SOS। तो SOS GEF जो है अब क्या करेगा, इस GDP को यहां से हटा देगा। तो वो पॉइंट अगर हम यहां पे मेंशन कर दें कि SOS जो कि क्या है, एक रास GEF है, stimulates the inactive RAS to replace its bound GDP by GTP। GTP का तो हायर कंसंट्रेशन है ही है, तो वो स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा, जिससे होगा क्या कि इट एक्टिवेट्स रास एक्टिवेट हो गया, और इससे जो सिग्नल है वो डाउनस्ट्रीम में रिले हो जाएगा, टू रिले द सिग्नल डाउनस्ट्रीम। तो यहां पे अगर इस डायग्राम को हम कंप्लीट कर दें, फॉस्फोटायरोसिन ये और इससे एसोसिएटेड है हमारी GRB2, GRB2 से एसोसिएटेड है हमारा SOS, और इसने क्या किया, प्रमोट किया बाइंडिंग ऑफ GTP टू द रास,
रास से जीडीपी, चलो अभी यहाँ पे अगर हम दिखा भी दें, दिस इज जीडीपी, और नेक्स्ट स्टेप में हो क्या रहा है कि नाउ दिस रास हैज बिकम बाउंड टू जीटीपी, ग्रीन कलर से जीटीपी। इस काम को फैसिलिटेट कौन कर रहा है? एसओएस। और फिर होगी फर्दर डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग। इतनी बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एडाप्टर प्रोटीन है, इसका बहुत अहम रोल है। GRB2 के पास SH2 डोमेन है, SOS प्रोटीन के पास SH2 डोमेन नहीं है, तो SOS डायरेक्टली फॉस्फोटायरोसिन डॉकिंग साइट पे अटैच नहीं हो सकती है। तो ये GRB2 प्रोटीन SOS को हेल्प करती है फॉर द एसोसिएशन टू द डॉकिंग साइट, फिर SOS अपना काम करती है। इसी वजह से GRB2 जो है वो एक एडाप्टर प्रोटीन की तरह काम कर रही है। तो जहां पे GEFs के पास अपना खुद का SH2 डोमेन नहीं होता, वहां इस तरह के एडाप्टर प्रोटीन्स इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करती हैं। एक पॉइंट यहां पे और हम मेंशन कर दें कि यहां पे SH3 डोमेन जो है वो किसके पास मौजूद है? वो है GRB2 प्रोटीन के पास, यानी कि प्रेजेंट इन GRB2 प्रोटीन। और ये बाइंड किससे कर रहा है? SOS से। SOS के किस साइट पे? बाइंड्स टू प्रोलीन रिच मोटिव्स प्रेजेंट इन SOS प्रोटीन। तो इतनी कहानी थी रास मैप काइनेज पाथवे की। इसमें आप एक काम करेंगे, पेज 371 पे रास मैप काइनेज का जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप नोट कर लेंगे, क्योंकि हमने डायग्राम में एक्सप्लेन किया। डिस्क्रिप्शन टू बी नोटेड डाउन, और साथ ही साथ डायग्राम एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो टू बी नोटेड। ये दो काम आपका होमवर्क का हो गया। इसके अलावा एक काम आपको और करना है, पेज 372 पे जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं मोनोमेरिक GTPases के, वो भी आपको नोट करना है।